एक एक सांसद आपको जवाब दे देगा। जिस जिस सांसद को पुनः चुनाव लड़ने की इच्छा है उसके सामने निर्णय करने का समय आ गया है कि सही मायने में वो कहाँ से लड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए हैं, दिल टूट गया है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुझे लगता है कि इतना महत्वपूर्ण बैठक हुई, मैं उस बैठक में जो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको देख के लगता है कि उस बैठक में ना कोई नीतिगत निर्णय हो पाया। कि सीधी सी बात है, ललन जी से या मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनको एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि क्या केंद्र की सरकार ने पैसा बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं दिया है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होती है। उसके बाद फिर उसके कुछ ही दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं। आपने देखा कि वो लखीसराय पहुंचते हैं और वहां मंच से बहुत सारी बातें बोलते हैं। देखिए, आलम ये हो जाता है कि 22 मिनट के भाषण में 11 मर्तबा जिक्र आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन उसी दिन हमने ये भी देखा कि अमित शाह के साथ मंच पर थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और वो भी वहां पर उस दिन खूब दहाड़ते हैं। तो आज हम सीधी बात करेंगे ऋतुराज सिन्हा जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा ये है कि देखिए, चर्चाएं बहुत हो रही हैं, तो बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, मांझी जी के बेटे ने यानी कि संतोष सुमन ने अल्टीमेटम दे दिया है, साफ कहा है कि 9 से 10 दिन रुकिए, देखिएगा कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देखिए, संतोष सुमन जी के किसी बात पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके पास उनके सूत्र होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का अगला मूव क्या होने वाला है कल की डेट में, शायद वो आज स्वयं नीतीश कुमार जी को भी ठीक से आइडिया नहीं है। अच्छा। वो इतनी तेजी से अपना पोजीशन बदलते हैं, अपना पॉलिटिकल स्टांस चेंज करते हैं कि पूरा बिहार और बिहार का बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है। मेरा बस ये मानना है एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कि 23 जून को बड़ी बैठक हुई, विपक्ष का महाजुटान उसको नाम दिया गया। बिल्कुल जी। नीतीश कुमार जी ने शायद उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होगी। चर्चाएं ऐसी भी आई कुछ पत्रकारों के माध्यम से ही कि कन्वीनर होना चाहते थे, संयोजक जी, संयोजक बनना चाहते थे उस गठजोड़ का, पर ऐसा निर्णय नहीं हो पाया। शायद उससे स्वाभाविक रूप से हताशा और निराशा होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे देश भर में घूम के सबको इकट्ठा करने का बड़ा प्रयास किया था और शायद इसी घटनाक्रम के बाद वो आज अपने विधायकों से और सांसदों से मिल रहे हैं, शायद उनको टटोलने का प्रयास। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए हैं, दिल टूट गया है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुझे लगता है कि इतना महत्वपूर्ण बैठक हुई, मैं उस बैठक में जो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको देख के लगता है कि उस बैठक में ना कोई नीतिगत निर्णय हो पाया कि किस एजेंडा को लेके ये गठजोड़ बन रहा है, ना कोई नेतृत्व तय हो पाया। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना छोड़िए, उनके बगल में ही बैठ के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने घोषणा कर दी कि दूल्हा कौन होगा जी। तो ना नीति कुछ तय हो पाई, ना नेतृत्व कुछ तय हो पाया। और जहाँ तक नियत का सवाल है, तो नियत तो ये सभी जो लोग जुटे थे उनकी नियत में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है परिवार का संरक्षण, परिवार के द्वारा किए हुए घोटालों का बचाव, ताकि परिवार पे कोई आफत ना आए। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप देखिए, ममता बनर्जी जी आए, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, अनेकों स्कैम उनके परिवार पे हैं। साथ में कौन आए? अभिषेक बनर्जी जी, उनके भतीजे। स्टालिन जी आए, स्टालिन जी भी एक पारिवारिक पार्टी के अंग हैं। मुलायम सिंह जी का परिवार आया, अखिलेश जी आए, महबूबा मुफ्ती जी आई, उमर अब्दुल्ला जी आए। ये दोनों परिवार कश्मीर की राजनीति में आमने सामने एक दूसरे के विरोध में पिछले कई पीढ़ियों से खड़े हैं, पर आज एक साथ आ रहे हैं। तो इन जो विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ, सही में अगर देखा जाए तो वो एक
परिवारों का जुटान था, राजनीतिक परिवार जो पूरे देश में है, कश्मीर से लेके महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक, वो सब एक साथ जुटे। क्यों जुटे? क्योंकि उनको पता है कि उनके परिवार ने जितना घोटाला किया हुआ है, मोदी जी की सरकार एक बार और रिपीट होके आ गई तो सबसे पूरा पूरा हिसाब मोदी जी लेंगे और जनता के कटघरे में खड़ा करेंगे। तो देखिए जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं जिस तरह से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आपके संपर्क में कई सांसद हैं। तो देखिए ये तो आप लोग लगातार कह रहे हैं और आप लोग के पास कोई तथ्य नहीं है, तो सिर्फ माहौल तो नहीं बना रहे कह के। देखिए माहौल बनाने का क्या है, आप ये माइक ले जाके जदयू के जितने सांसद हैं उनसे सामने सामने पूछ लीजिए कि 2019 के चुनाव में जो जीते थे जी। वो मोदी जी के वोट के आधार पे जीते थे कि नीतीश जी के नाम पे जीते थे। अच्छा। एक एक सांसद आपको जवाब दे देगा। जिस जिस सांसद को पुनः चुनाव लड़ने की इच्छा है उसके सामने निर्णय करने का समय आ गया है कि सही मायने में वो कहाँ से लड़ेगा। उसी तरह विधायकों की परिस्थिति देख लीजिए, सारे विधायक भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस जदयू का उत्तराधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी को डिक्लेयर कर चुके हैं स्वयं, लेकिन कह रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था। देखिए ये तो जेडीयू वालों से आप पूछ लीजिए कि क्या उनको अपने भविष्य का जो निर्धारण है जी। वो स्पष्ट दिखता है। जहां पर नीतीश कुमार जी की ये पार्टी अपना अगला नेता नहीं तय कर पा रही है, नीतीश जी के बाद कौन, नीतीश जी के बाद क्या, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, वहाँ उस सिंबल पे लड़े हुए सांसद एवं विधायकों में स्वाभाविक रूप से अपने राजनीतिक करियर को लेके चिंता तो होनी ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टूट हो सकती है, वो भी बड़ी टूट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को जज करने में जी। कि आज जदयू एक ऐसे परिस्थिति पे खड़ी है जहां वहां कुछ भी संभव है पार्टी में। तो आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाली स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है? महाराष्ट्र वाली स्थिति में नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो बिहार की स्थिति है वो स्थिति गंभीर है। गंभीर स्थिति है। नीतीश जी जी। मुख्यमंत्री 2020 में बने, 20 के मैंडेट के बाद 2.5 साल बीत गए, आधा टर्म खत्म हो गया। पर पिछले 2.5 साल में क्या नीतीश कुमार जी की सरकार ने कोई ठोस कदम बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए क्या कोई प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, कोई योजना लगाई? इसकी क्या कोई चर्चा वो कर रहे हैं? किसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड क्या उन्होंने बिहार की जनता को दिया? नहीं। नीतीश कुमार जी सिर्फ अपने कुर्सी के संरक्षण में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पकड़ने का सपना देखने में व्यस्त हैं। बिहार की जनता की चिंता सही मायने में बिहार की सरकार अब कर नहीं रही। नहीं कर रही। अच्छा, हमने अलग रूप देखा था लखीसराय में, ऋतुराज जी का एक अलग रूप हमने देखा। जब वो मंच पर चढ़े तो खूब दहाड़ा, जब आप मंच पे चढ़े तो आपने खूब दहाड़ा और आपने साफ कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुसलमान डरे हुए हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ज़रा बता दीजिए कि जब यूसीसी लागू होगा तो उससे मुसलमानों को और देश को क्या फ़ायदा होगा? देखिए मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक वर्ग को, और वो खाली धर्म के आधार पे मत देखिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, सवर्ण हो या अन्य समाज से हो, महिला हो या पुरुष हो, हम सभी भारत के नागरिक हैं। हमारे अधिकार भी समान होने चाहिए और हम पे कानून भी समानता से लागू होना चाहिए। लेकिन मुसलमान डरे हुए हैं। डरने का क्या कारण है? जबकि आज यूसीसी की चर्चा शुरू हुई है, आज यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। बिल्कुल जी। कोई वो कागज पे नहीं आया है कि यूसीसी इस प्रकार से होगा और जो भी उसमें होगा वो सारी डिटेल आना बाकी है। फिर भी जो पार्टियां चाहती हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बरकरार रहे, जिन्होंने मुसलमान वोट को वोट बैंक के रूप में देखा है, समाज के एक अंग के रूप में नहीं देखा है, उनका ये कारनामा है कि वो भ्रम
और डर पैदा पैदा कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ, जी। दो फंडामेंटल बातें हैं। नंबर एक फंडामेंटल बात कि क्या हम सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला ये सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा भारतीय इसमें कोई भिन्न मत रखेगा। कानून सबके लिए एक सरीका होना चाहिए। दूसरी बात कि जहां आई बात डिटेलिंग की कि जो हमारी मेघालय में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जहाँ पे इनहेरिटेंस बहनों को होता है, पुरुष बेटों को नहीं बेटियों को होता है, या फिर मुसलमान समाज में कुछ लॉज हैं, तो मेरा जो मैं कह रहा था कि दो फंडामेंटल मुद्दे हैं। एक कि समान अधिकार सबको, सभी भारतीय नागरिकों को होना चाहिए, और दूसरा जो डिटेलिंग का सवाल है, अगर मेघालय जैसी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जहाँ पे बेटियों को प्रॉपर्टी और इसकी इनहेरिटेंस होती है, बेटों को नहीं, या फिर किसी विशेष ट्राइब में नागाज के बीच में कुछ और रूल्स कंडीशन है, या हमारे अलग धर्म है उसमें कुछ अलग है, तो वो तो जब ड्राफ्ट बिल आएगा तो उस पर विस्तृत कंसल्टेशन होगा, सभी समाज के लोगों को देखने का अवसर मिलेगा, कमेंट संशोधन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन हमको इंतजार करके देखना चाहिए। अभी बात सिर्फ इतनी प्रधानमंत्री जी ने कही है कि क्या इस देश में समान अधिकार होना चाहिए कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, अन्य धर्म के लिए अलग कानून, सवर्ण के लिए विशेष, बाकी वर्ग के लिए अन्य, महिला और पुरुष में भेदभाव, क्या ये हमारे डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र और हमारे समाज के लिए लाभदायक है? उन्होंने ये विषय रखा है। मतलब आपको ये लगता है कि अभी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, सब्र करके इंतजार करना चाहिए कि आखिर ड्राफ्ट में किन किन बातों का जिक्र होता है? मुझे लगता है सब्र भी करना चाहिए, और मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जनता को भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं सावधान रहना चाहिए। उनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से हर एक विषय पे मतभेद रहता है, लेकिन आज वो भी यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये मुद्दा पॉलिटिकल लाइन का नहीं है कि आप बीजेपी के साथ है तो इसके समर्थन में आइए, और बीजेपी के विरोध में है तो इसका विरोध करिए। ये बात ऐसा है कि ये हमारे देश की बड़ी व्यवस्था के लिए ये सारे निर्णय होने हैं, और देश के 50 साल 100 साल के भविष्य के लिए निर्णय होने हैं। तो हमको एक भारतीय नागरिक के रूप से सोच के निर्णय लेने हैं, ना कि जाति, वर्ग और धर्म में कहना चाहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए बियॉन्ड। एक आखिरी सवाल ऋतुराज जी, देखिए जब अमित शाह आए थे, जब लखीसराय में थे, तो साफ कहा था कि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, और फिर हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, साफ कहा था उन्होंने। जिसके बाद लल्लन सिंह ने भी ट्वीट किया था और चैलेंज कर दिया था कि अगर आप दिखा दीजिएगा कि अगर एक भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र के पैसे से बना है तो फिर हम मानेंगे। और इसके बाद फिर बीजेपी शांत हो जाती है। डर गए हैं क्या आप लोग? देखिए, पहली बात तो ललन सिंह जी बौखला गए थे इस बात को लेके, घबरा गए थे इस बात को लेके कि इतनी भीषण वर्षा और ऐसी परिस्थिति में भी इतना बड़ा जुटान लखीसराय में हो जाना दिखाता है कि अमित शाह जी और बीजेपी के लिए क्या जनता के बीच में भाव है। और कहीं ना कहीं 2024 में ललन बाबू की सीट खतरे में है, शायद इसका भी सूचक है, इसलिए उन्होंने कुछ कमेंट्री तो चैलेंज का जवाब दे देते। नहीं, सीधी सी बात है, ललन जी से या मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनको एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि क्या केंद्र की सरकार ने पैसा बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं दिया है? वो ठीक से तथ्य देख लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने हाईवेज की बात को भी झुठलाने का काम किया। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो सही में आश्चर्यजनक है। क्योंकि आप एक सिंपल आंकड़ा आपके दर्शकों को मैं देता हूँ, बिहार का वार्षिक बजट बिहार सरकार का 2,60,000 करोड़ के आसपास है। उसी से बिहार सरकार और बिहार सरकार के सारे कार्य साल भर चलते हैं। 2,60,000 करोड़ में 30-35 हज़ार करोड़ बिहार अपने बूते पे अर्जित करता है टैक्स कलेक्शन से। बाकी सारा पैसा
लगभग 2,30,000 करोड़ किसी न किसी माध्यम से केंद्र सरकार से आता है। ऐसे में ललन बाबू की ये टिप्पणी, इस पे क्या कहा जाए, उनका नर्वसनेस ही दर्शाता है। तो देखिए, ये थे ऋतुराज सिन्हा और क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। देखिए, बड़ी बेबाकी से तमाम बातें कही हैं और इशारों में एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।